So first of all, when we have seen that furniture was devalued, पहले 5,000 का था, अब 4,500 का हो गया, तो 500 रुपये ये रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। फिर स्टॉक को हमने 10% से रिड्यूस किया, यानी कि 10% ऑफ 7,500, और डेटर्स के ऊपर हमने 5% की प्रोविजन क्रिएट करनी है, यानी कि डेटर्स का बैलेंस भी कम करना है। सो 5% ऑफ 6,000 मीन्स 300। आवर एंट्री विल बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, to stock account, to provision for doubtful debts account. So furniture के आगे हमने लिखा 500, stock के आगे लिखा 750 and provision for doubtful debts के आगे हमने लिखा 300। revaluation को total debit किया 1,550। next adjustments were लैंड वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, तो 15,000 का 10% बना 1,500। एंड इन्वेस्टमेंट जो 500 की थी वो पहले नहीं ली हुई थी, अब हमने उसको डाल देना है, अकाउंट में एडजस्ट कर देना है। सो आवर एंट्री विल बी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो लैंड एंड बिल्डिंग के आगे लिख दीजिए 1,500, इन्वेस्टमेंट के आगे लिख दीजिए 500 और रिवैल्यूएशन के आगे इन दोनों का सम यानी के 2,000। नाउ लेट अस prepare revaluation account before passing on the entry of profits and losses of revaluation। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिट साइड पे हमने लिखा लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स और टोटल आया 2,000। डेबिट साइड पे हमने लिखा टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और हमने पाया कि हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में से टोटल प्रॉफिट हुए 450 रुपीस। कैसे? 2,000 माइनस 500 माइनस 750 माइनस 300 मीन्स 450 इज द बैलेंसिंग फिगर। ये 450 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं एक्स, वाई एंड जेड को इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज 2:2:1। सो एक्स के पास जाता है 2/5 ऑफ 450 यानी कि 180। वाई के पास जाता है 2/5 ऑफ 450 यानी कि 180। एंड जेड के पास जाता है 1/5 ऑफ 450 मीन्स 90 रुपीस। सो आवर जर्नल एंट्री विल बी revaluation account debit amount rupees 450 to X capital account 180 to Y's capital account 180 to Z's capital account 90. Next step is adjustment of accumulated profits and losses. So sometimes the balance sheet of a firm may show accumulated profits in the form of general reserve or reserve fund, and there may be accumulated losses in the form of profit and loss account with debit balances. So the retiring or deceased partner, as he is entitled to revaluation, he is also entitled to accumulated profits as well as losses. So these profits and losses belong to all the partners and should be transferred to their capital accounts in their ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि ये उनकी वर्किंग के टाइम पे हुए प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं। तो जो भी लॉसेस वर्किंग के टाइम पर होते हैं उस टाइम पे जो भी रेशियो चल रही होती है उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस को ट्रांसफ़र कर देना है। सो इफ़ there are accumulated profits or reserves, then our entry will be reserves account debit to all partners capital account. अब प्रॉफिट्स हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हमने बढ़ाना है, तो इसलिए हम इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। इफ देयर आर लॉसेस देन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स विल बी डेबिटेड अगेंस्ट profit and loss account. So our entry will be all partners capital account debit in the old profit sharing ratio to profit and loss account with the accumulated losses. Next step is disposal of the amount due to retiring partner. अब retiring partner को जितना भी अमाउंट फर्म की तरफ से ड्यू बनता है वो अमाउंट हमने ट्रांसफर कर देना है. So the outgoing partners account is settled as per the terms of the partnership deed, that is in the lump sum immediately,
और इन वेरियस इंस्टॉलमेंट विद और विदाउट इंटरेस्ट। सो क्या होता है कि अगर हमने एग्रीमेंट में कोई ऐसी क्लॉज नहीं लिखी हुई, देन वी विल हैव टू फॉलो सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब सेक्शन 37 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, द आउटगोइंग पार्टनर हैज एन ऑप्शन टू रिसीव either interest at rate of 6% per annum till the date of the payment, or such share of the profit which has been earned with his or her money based on the capital ratio. सो या तो हम पार्टनर को 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देते हैं, या पार्टनर हमें ये कहता है कि जितनी देर तक आप मेरा पैसा पूरा नहीं लौटा देते, उतनी देर तक मेरे पैसे की वजह से जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है, उस प्रॉफिट में से आप मेरे को मेरा शेयर दे दो। So hence the total amount due to the retiring partner is paid immediately to the retiring partner. In case the firm is not in a position to pay the partner immediately, then the amount is transferred to the retiring partner's loan account. And as and when the amount is paid, it is debited to the loan account. जितना अमाउंट हमने उसको कैश में दे दिया वो तो हमने कैश में शो कर दिया, जो अमाउंट अभी हमने उसको नहीं दिया है वो हमने उसका लोन रेज कर देना है। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विच विल बी रिकॉर्डेड आर, नंबर 1, when the cash is paid and cash is paid in full, then the entry will be retiring partners capital account debit टू कैश और बैंक अकाउंट, जिसकी फॉर्म में भी हमने उसको पे किया होगा। केस 2, व्हेन होल ऑफ द अमाउंट इज ट्रीटेड एज द लोन एंड नथिंग इज पेड इन द कैश, तो हम क्या लिखेंगे? जैसे पहली एंट्री में हमने टू कैश लिखा, वैसे यहाँ पे हम टू पार्टनर्स लोन अकाउंट लिख देंगे। सो अवर एंट्री विल बी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट to retiring partner's loan account. Case 3, when retiring partner is partially paid in cash and partly paid in loan, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितनी अमाउंट से? जितना हमने उसको कैश दिया है, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो अमाउंट जो हमने उसको कैश नहीं दिया हुआ और जिसके अगेंस्ट हमने उसका लोन रेज कर लिया। Then the next entry will be when the loan account is settled by paying installments including principal and interest. तो हम क्या लिखेंगे? जब हमने इंटरेस्ट शो करना है तो हमने एंट्री डालनी है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट बीइंग द नॉमिनल अकाउंट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द बिजनेस। तो ये इंटरेस्ट किसको जाएगा? टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब हमने इसको पे कर देना है, कोई इंस्टॉलमेंट इसकी पे कर दी है, तो लोन अकाउंट को उतने अमाउंट से हम डेबिट कर देंगे और कैश या बैंक हम वहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नाउ लेट अस टेक वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट। A, B and C are sharing profits and losses of the firm in the ratio of 5:3:2. Following is the balance sheet of the firm as on 31st March 2010. The date on which B retires was 31st March 2010, and balance sheet shows us that A's capital was 5 lakh, B's capital was 4 lakh and C's capital was 3 lakh. So total capital of the firm was 12 lakh. Reserve fund 2 lakh, sundry creditors 1,50,000, outstanding salaries 50,000, and total of the liability side is 16 lakhs. On the asset side, we have land and building amounting to rupees 7,70,000, plant and machinery 4,50,000, furniture 75,000, stock 1,25,000, sundry debtors 1,30,000, cash in hand 50,000. Total of the asset side comes 16 lakh. There were some adjustments also which were agreed upon by the partners. First is stock was valued at 1,15,000. पहले उसकी वैल्यू थी 1,25,000, अब उसकी वैल्यू हो गई है 1,15,000। तो 10,000 से स्टॉक हमने रिड्यूस कर दिया, उसकी वैल्यू हमने कम कर दी। फर्नीचर वॉज वैल्यूड एट 80,000। फर्नीचर की पहली वैल्यू थी 75,000, सो 5,000 से हमने फर्नीचर की वैल्यू एनहांस कर दी। देन देयर वाज प्रोविजन फॉर डेटर्स रुपीज 10,000,
डेटर थे 1,30,000 के, 10,000 की प्रोविजन देखिए हमने डेटर्स का बैलेंस रिड्यूस कर दिया। देन गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। हमें पहले गुडविल अकाउंट्स में नहीं दी हुई, बुक्स में शो नहीं की गई, तो हम गुडविल को वो सारे मेथड्स फॉलो करेंगे जब हमने ये पढ़ा था कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। देन बी वॉज पेड ₹50,000 immediately and balance was transferred to his loan account। अब यहाँ पे पार्ट पेमेंट हमने बी को दी है, पार्ट पेमेंट हमने उसका लोन रेज कर देना है। A and C are going to share the profits in the ratio of 3:2। अब यहाँ पे उनकी रेशियो स्पेसिफाइड है, मींस अभी हमें गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी जहां पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। So let us first prepare revaluation account to check whether there are any profits or there are any losses on the revaluation। तो हम रीवैल्यूएशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में से। हमारे पास था फर्नीचर 75,000, स्टॉक 1,25,000, सन्डरी डेटर 1,30,000 एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके हमने बनाया रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो फर्स्ट द स्टॉक वॉज डीवैल्यूड, तो हमने लिखा टू स्टॉक अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹10,000। फर्नीचर वॉज एप्रिशिएटेड, तो हमने लिखा बाय फर्नीचर अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹5,000। प्रोविजन फॉर डेटर रिड्यूस द बैलेंस ऑफ डेटर, तो हमने लिखा टू प्रोविजन फॉर डेटर्स अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹10,000। सो टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल आया 20,000, जिसमें से हमने 5,000 डिडक्ट कर दिए क्रेडिट साइड वाले। सो हमारे पास क्या आया, लॉसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंटिंग टू ₹15,000। Now this 15,000 will be divided or say distributed between A, B and C in their old profit sharing ratio। So old profit sharing ratio क्या थी, 5:3:2। इसका मतलब A को क्या जाएगा, 5/10 multiplied by 15,000 means 7,500। B's share will be 3/10 multiplied by 15,000 means 4,500। C's share will be 2/10 multiplied by 15,000 means 3,000। Now let us calculate the capital which is due to B। So सबसे पहले हमने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली बैलेंस शीट से, हमारे पास आए कैपिटल्स के बैलेंस, फिर हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट्स देख लिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू पोस्ट द एंट्रीज इन द कैपिटल अकाउंट। सो क्रेडिट साइड पे बिकॉज कैपिटल का बैलेंस है तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का 5 लाख, बी के केस में 4 लाख और सी के केस में 3 लाख। देयर वर सम रिजर्व फंड्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख। अब इस रिजर्व फंड को हमने ए, बी और सी तीनों को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, यानी कि 5:3:2 की रेशियो में। इट मीन्स रिजर्व फंड थे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/10 विल गो टू ए मीन्स 1 लाख। तो ए के अकाउंट में हमने लिख दिया 1 लाख, बी के अकाउंट में हमने लिखा 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख मीन्स 60,000। सी के अकाउंट में हमने लिखा 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख मीन्स 40,000।